Hello guys, welcome back to my channel. I am here to explain class 12 biology chapter number 2 human reproduction. In the first page of our NCERT it is written कि humans are sexually reproducing and viviparous and some reproductive events जो हमारे humans में होते हैं उनके प्रोसेसेस के नाम हैं जो कि हम आगे ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं. दैट इज गेमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ठीक है, स्पर्म्स इन males and ovum in females. Insemination, transfer of sperms into female genital tract, fertilization, fusion of gametes, implantation, formation and development of blastocyst and attachment to uterine walls. Gestation, period of embryonic development 9 months, ठीक है. Parturition, delivery of baby. अब ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अभी मैंने बताए दैट अकर आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, एंड जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहती है इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम रुक जाती है इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके पास पेयर ऑफ टेस्टीज है, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओके, अब जो टेस्टीज है वो हमारी आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी प्रेजेंट है इन अ पाउच. दैट इज द पाउच इज नोन एज स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर हमारी दोनों टेस्टीज प्रेजेंट है, ठीक है. अब स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज, क्योंकि टेस्टीज को हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, फॉर द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है. टेस्टीज ओवल इन शेप है, ये एक टेस्टीज है दैट इज ओवल इन शेप, ठीक है, 2 to 3 इन विड्थ, 4 to 5 इन लेंथ, और इसके अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. एंड इसके अंदर 1, 2 and 3 ऐसे 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प मतलब विच प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारी स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं. अब हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेल जर्म सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और ये एक सर्टोली सेल का क्या काम है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू दी मेल जर्म सेल, ठीक है. क्या है? एक टेस्टीज है 2 to 3, 4 to 5, जिसमें 250 कंपार्टमेंट्स हैं जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इनके अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं. एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल्स हैं एंड सर्टोली सेल्स, दैट इज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारा सर्टोली सेल, ठीक है. वही यहाँ पे लिखा है कि 2 to 3, 4 to 5, ठीक है, 250 कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होगा, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. एंड अब ये जो खाली जगह बच गई, ये जो खाली जगह दिख रही है, ये तो ये खाली जगह को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है. ये इंटरस्टिशियल स्पेस है जहाँ पर हमारी कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जहाँ पर हमारी कुछ ब्लड वेसल्स ये वाले एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कुछ हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड लीडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स, दैट इज एंड्रोजेंस, ठीक है. उसके बाद एसेसरी डक्ट्स में 4 डक्ट्स हैं हमारी, रेटिटेस्टीज, वासा इफ्रेंशिया और एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, ठीक है. एंड our vasa deferens receives a duct from seminal vesicle which opens into urethra as the ejaculatory duct, and ejaculatory duct में हमारे store and transport होते हैं sperms from the testes to the outside through urethra,
ठीक है। एंड बाकी ये जो हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग है दैट इज यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है, देखो ये एक टेस्टिस है, ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं जिसमें रेटेड टेस्टिस निकल रही हैं, फिर वासा डिफरेंशिया है, फिर हाईली कॉइल्ड एपिडिडाइमस है, उसके बाद वास डिफरेंस है जो कि सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल से होकर ये इजेक्यूलेटरी डक्ट खुल रही है जहां पर हमारे स्पर्म्स स्टोर होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म्स का। ये बाहर वाली एक्सटर्नल ओपनिंग इज यूरेथ्रल मीएटस। उसके बाद हमारे ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्ट्रेट और बल्बोयूरेथ्रल। और इन तीनों ग्लैंड्स की सेक्रीशंस को हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं जो रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की सेक्रीशंस हमारी हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस की लुब्रिकेशन में हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की सेक्रीशंस हेल्प करती है। एंड जो पेनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि एक स्पेशल टिश्यू से बना है जिसकी वजह से हमारी इरेक्शन हो जाती है पेनिस की टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन के टाइम पे हमारा पेनिस इरेक्ट हो जाता है सो दैट इंसेमिनेशन हो सके। अब देखो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये स्क्रॉटम है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से रेटेड टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से होकर यूरेथ्रा में खुलेगी एज इजेक्यूलेटरी डक्ट, ओके। फिर ये पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल है, यहाँ प्रोस्ट्रेट प्रेजेंट है जो कि सिंगल है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वो भी पेयर में प्रेजेंट है। इन तीनों ग्लैंड्स की सेक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं दैट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ओके। बाकी ये ग्लैंड्स पेनिस है जिसके ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है दैट इज फोर स्किन। ये है ग्लैंड्स पेनिस और लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट है दैट इज फोर स्किन, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हमारी ये ओवरी है, ठीक है। ये ओवरी है विच इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा भरा हुआ है, स्ट्रोमा का आउटर कॉर्टेक्स, स्ट्रोमा का इनर मेड्यूला, ओके। अब जो ओवरीज है वो हमारी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करती है ओवम एंड उसमें सेवरल ओवेरियन हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड ओवरीज लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, मतलब ये देखो एक ओवरी यहाँ पर है, एक ओवरी यहाँ पर है, तो पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, ठीक है। और एक ओवरी 2 to 4 है लेंथ में जो कि कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है एंड यूट्रस से भी कनेक्टेड है थ्रू लिगामेंट्स, ओके। अब देखो ये ओवरीज है हमारी, ठीक है। ये ओवरीज है, ओवरीज को कोई कैच करेगा ओव्यूलेशन के बाद, मतलब ओव्यूलेशन के बाद ओवम बन गया है हमारा, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गई है तो ओवम को कैच करेगा कौन? फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज फिम्बरी कैच कर लेगी तब फिर वो इनफंडिबुलम पे जाएगा। इनफंडिबुलम ऐसे याद रख सकते हो कि भाई क्यों फंड कर रही थी, खुद से उछल के आ जाता ओवम, क्यों फंड कर रहा था? तो इनफंडिबुलम, उसके बाद वाइडर पार्ट आता है एम्प्यूला, उसके बाद इस्थमस, ठीक है। कि भाई यहाँ से हिलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलना है, मतलब एम्प्यूला में ही रहना है। इस्थमस, तो इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम को मिलाकर हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस में हमारी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर, मायोमेट्रियम मिडल की, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, ठीक है। एंडोमेट्रियम की वजह से हमारे पीरियड्स होते हैं, मायोमेट्रियम की वजह से एक्सपल्शन ऑफ द बेबी होती है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। बाकी ये सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के हम बर्थ कैनाल कहते हैं कि बेबी यहाँ पर रहता है 9 मंथ्स, जेस्टेशन होती है। जेस्टेशन के बाद यहाँ से बेबी एक्सपेल आउट होता है, एक्सपल्शन होती है बेबी की, मायोमेट्रियम हेल्प करता है, दैट इज पार्चुरेशन होती है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो भी हम सब कुछ पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओवरीज मैंने बता दिया। ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट्स कहते हैं जिसकी 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो, ठीक है। बाकी मेमरी ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ठीक है।
ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड सपोर्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं बस कुछ ही देर में। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड है। फिम्बरी फिंगर लेग प्रोजेक्शंस हैं जो कि हेल्प करती हैं इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। वाइडर पार्ट एम्प्यूला एंड देन isthmus नैरो ल्यूमन विच जॉइंस द यूट्रस। अब यूट्रस सिंगल है, इन्वर्टेड पियर शेप है उसकी, एंड यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं। ठीक है। और ये मैं बता चुकी हूँ कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के हम बर्थ कैनाल कह देते हैं। एंड यूट्रस में 3 वॉल्स हैं हमारी। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम जो कि हेल्प करती है एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, एंडोमेट्रियम जो कि हेल्प करती है साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करती है। ठीक है। तो वही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ये देखो, ये मेरी एक ओवरी, ये मेरी दूसरी ओवरी, ये मेरी फिम्बरी, ये इनफंडिबुलम, फिर वाइडर पार्ट आएगा एम्प्यूला, फिर isthmus एंड देन ये ऐसे करके यूट्रस। ठीक है, ये ऐसे करके यूट्रस आ जाएगा। तो ये हमारी ओवरी हो गई, ये मेरी फिम्बरी हो गई। ठीक है, ये इनफंडिबुलम हो गया, ये वाइडर पार्ट एम्प्यूला हो गया। ठीक है, ये isthmus हो गया। उसके बाद ये इन्वर्टेड पियर मेरा यूट्रस हो गया। ठीक है, जिसे हम वूम भी कहते हैं, जिसकी 3 लेयर हैं। ठीक है, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, लास्ट वाली पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम से एक्सपल्शन होएगी किसकी, बेबी की। एंडोमेट्रियम की वजह से क्या होगा, पीरियड होंगे। ठीक है, बाकी ये जो लास्ट का पार्ट है ये सर्विक्स। ठीक है, और ये रास्ता सर्वाइकल कैनाल, लास्ट का पार्ट वेजाइना। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना इज बर्थ कैनाल। ठीक है, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, जिसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरस होता है। देखो ये देखो ऐसे होता है। ये मॉन्स प्यूबिस मतलब मॉन्स्टर यहीं पर लाइक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, प्यूबिक हेयर। एंड मॉन्स प्यूबिस से हमारा लेबिया मेजोरा निकलता है। लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा। ठीक है, और ये क्लिटोरस एक छोटा सा टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening। urethral opening से ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारा, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के ऊपर हमारा क्लिटोरस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसके बाद वेजाइना में ना, वेजाइना है जो हमारा वो हाफ कवर्ड रहता है हाइमन से। हाइमन लाइक हाइमन है वो प्रेजेंट होता है हमारे वेजाइना में, मतलब हाफ कवर्ड होता है। अब हाइमन जो है वो टॉर्न हो सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस, और वो सडन फॉल या जॉल्ट या वेजाइनल टेम्पॉन यूज करने से भी ब्रेक हो सकता है, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग में, साइकिलिंग में, उसमें भी ब्रेक हो जाता है। और कुछ में ऐसा भी होता है कि भाई फर्स्ट कॉइटस के बाद भी हमारा हाइमन रहता है, परसिस्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा हाइमन है उसके प्रेजेंस एंड एब्सेंस इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। और हाइमन के थ्रू ही एंट्री ऑफ पेनिस होती है। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स और कोइटस। ओके, फिर आते हैं हमारे मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है।
पहले मैं पढ़ा ये, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड मैमल्स में होते हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, बट फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल मैमल्स में ही होते हैं, ठीक है। वहाँ पर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेस्ट्स के, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू से भरा रहता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट का फैट भरा रहता है, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड मतलब एक ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्लस्टर ऑफ सेल्स बनते हैं, जो कि आगे एल्व्यूली कहते हैं, ठीक है। ये हमारे दो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों में होते हैं, बट फंक्शनल सिर्फ फीमेल मैमल्स में ही होते हैं, ठीक है। ये निपल है एंड यहाँ पर ऐसे 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं इनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के बाद एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एल्वियोलाई के सेल्स हैं वो मिल्क सेक्रीट करते हैं एंड लाइक मिल्क सेक्रीट करते हैं, मतलब जो एल्वियोलाई हैं हमारे वो मिल्क सेक्रीट करते हैं विच आर स्टोर्ड इन कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है वो अब खुलेगी, ये एल्वियोलाई जाकर पहले मेमोरी टिब्यूल्स में खुलेगी, फिर डक्ट्स में खुलेगी, एंड देन मेमोरी एम्प्यूला, एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट, जिसकी थ्रू हमारा मिल्क सक आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो एल्वियोलाई, ठीक है, वो कहाँ खुलेगी, छोटी छोटी टिब्यूल्स में। टिब्यूल्स कहाँ खुलेंगी, डक्ट्स में, फिर वाइडर पार्ट एम्प्यूला, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से हमारा मिल्क सक आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेमोरी ग्लैंड था जिसके अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट थी। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हमने एल्वियोलाई कहा। एल्वियोलाई अब टिब्यूल्स में खुलेंगी, टिब्यूल्स जाके आगे डक्ट में खुलेंगी, उसके बाद वाइडर पार्ट एम्प्यूला आ जाएगा, फिर लेक्टिफेरस डक्ट आएगी, एंड देन हमारा मिल्क सक आउट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फीमेल मैमल्स का करेक्टरिस्टिक है, एंड फैट भरा रहता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। 15 to 20 मेमोरी लोब्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स को एल्वियोलाई कहते हैं, एंड सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट करते हैं मिल्क, जो कि स्टोर होता है इन द कैविटीज ऑफ ल्यूमेन, इन द कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई विल ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स डक्ट में ओपन होंगी, एंड डक्ट एम्प्यूला में, वाइडर पार्ट एम्प्यूला में ओपन होंगी, जो कि कनेक्ट है लेक्टिफेरस डक्ट से, जिसके थ्रू हमारा मिल्क सक आउट हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनने का प्रोसेस, ठीक है। अब देखो पहले स्टेप्स याद कर लो, उसके बाद बाकी चीजें याद करना। पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनिया हमारा कहाँ प्रेजेंट था, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, किसके साथ, सर्टोरी सेल्स के साथ, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हमने मेल जर्म सेल भी कहा था, तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है पहले, फिर प्राइमरी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बोलता है वो है ना भाई, तू जा यहाँ से, जा, कहाँ जाऊं, प्राइमरी स्पर्मेटो साइट पे जा, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलता है भाई तू आगे जा, तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप बीच में याद रख लो, स्पर्मेटिड्स, और सीधा क्या बन जाएगा हमारा, स्पर्म्स, या क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजुआ, ठीक है, स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म्स। अब क्या होगा, पहले तो भाई स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस करेंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है, बहुत सारे बन गए, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस कर रहे हैं मतलब 2n ही है ये,
ठीक है, यहाँ माइटोसिस होगी, ये भी 2n ही है अभी, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस यहाँ पर होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा 2n है, इसके बाद मियोसिस होगी, इससे पहले माइटोसिस होगी, वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। मियोसिस 1 हुई, यहाँ पर मेरी मियोसिस 2 हो गई, एंड यहाँ पर सर्टोली सेल्स। अब देखो मियोसिस 1 हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे मैं आ गया, मियोसिस 2 हुई, स्पर्मेटिड्स पे आ गया। अब भाई मैं थक गया हूँ, मुझे खाना भी तो चाहिए, थोड़ा न्यूट्रिशन दो, तो न्यूट्रिशन कौन देगा? सर्टोली सेल्स देंगी। उसके बाद क्या बन जाएगा? स्पर्म्स बन जाएंगे मेरे। तो अब ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स जो बने हैं उसे मैं स्पर्मियोजेनेसिस कह दूं, क्योंकि म्याऊसी प्रोसेस है ये, ठीक है, छोटी सी प्रोसेस है। और सर्टोली सेल्स यहाँ पर आ रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब मियोसिस के बाद तो सब एन हो जाता है, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, तो सब कुछ एन 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 हो गया, ठीक है। सीधा इतना याद रखो, स्पर्मेटोजेनेसिस आया, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके पहले डिवाइड करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे जाएगा, फिर मियोसिस 1 होगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे जाएगा, फिर मियोसिस 2 होगी जो कि स्पर्मेटिड्स पे जाएगा। स्पर्मेटिड्स के बाद मेरे को भाई मैं थक गया, मुझे भूख लगी है, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन वाला चाहिए, तो सर्टोली सेल्स आ जाएंगे। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देंगे तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन जाएंगे, जिसे मैं स्पर्मियोजेनेसिस कह रही हूँ, क्योंकि ये छोटी सी म्याऊ सी प्रोसेस है। स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बने स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बने स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया, फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे जाएगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे जाएगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे जहाँ पे मुझे सर्टोली सेल्स चाहिए क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इतना लंबा रास्ता तय करके। फिर उसके बाद स्पर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बने स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बने दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया 2n होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होगा। अब मियोसिस हो गई, मियोसिस के बाद सब n n n n हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड स्पर्म्स हमारे n n n n हो, ठीक है, ठीक है। वही यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। स्पर्मियोजेनेसिस मैं बता दूं, स्पर्मिएशन क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, अब देखो ये जो प्रोसेस हुई, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट था? हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट था, तो ये मेरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस हुई कि स्पर्मेटोगोनिया से मेरा स्पर्म्स बने, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस वहां पर हुई। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेरे क्या बन गए हैं? स्पर्म्स बन गए, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बन गए और इनके साथ, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब स्पर्म्स बन जाते हैं और स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़कर जब फीमेल के पास जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म्स आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, देन इट इज नोन एज स्पर्मिएशन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सिक्रीशंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है। अब GnRH एक हाइपोथैलेमिक वो है, हार्मोन है, ठीक है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब जो हमारा GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो दो टाइप के गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट करता है। कौन कौन से? एक LH और एक FSH। LH के नाम में L है, तो मतलब ये लेडिग सेल्स पे काम करेगा,
और FSH के नाम में S है, मतलब ये सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। ठीक है जी। तो क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और GnRH हमारे दो गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट करता है, दैट इज LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH लेडिक सेल्स पे काम करेगा, FSH सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब जो स्पर्म है ना वो हम ह्यूमंस की तरह ही दिखता है। कैसे? ऊपर ये उसका हेड होगा, क्या है? हेड है। उसके बाद नेक है, फिर ये मिडल पीस है उसका, और हमारे तो पैर होते हैं बट उसके पास भी पैर है बट टेल है उसकी। ठीक है, और अब भाई इसके हेड को ही जाना है। ठीक है, फीमेल की लेयर जो भी होगी उसको तुड़वाना है ताकि वो जाए और ओवम से मिले और फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, तो इसके पास एक कैप प्रेजेंट होती है जिस कैप का नाम है एक्रोसोम। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसकी नेक है, ये इसका मिडल पीस है, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये टेल है जो कि किसमें हेल्प करेगा? किसमें? मोटिलिटी में। यस, ठीक है। एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप है। ठीक है, हेड है, नेक है, मिडल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, फिर टेल है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करेगा। ओके ओके, हेड है, नेक है, मिडल पीस है, टेल है। ठीक है, और एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब पता है क्या होता है? स्पर्म जो ह्यूमन मेल है वो कितने स्पर्म इजेक्यूलेट करता है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजेक्यूलेट करता है। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजेक्यूलेट करता है। अब क्या होता है कि 60% हमें ऐसे स्पर्म्स चाहिए जिनकी नॉर्मल शेप एंड साइज हो। ठीक है, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो नॉर्मल शेप या साइज हो 60% के, और उन 60% में से 40%, एटलीस्ट 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। जो ह्यूमन मेल है वो इजेक्यूलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, उसमें से 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, और उन 60% में से 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ओके जी, ओके जी। अब क्या होगा जी? अब सेमिनल प्लाज्मा जो हमने पढ़ा था ना कि सेमिनल वेसिकल और क्या था, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कूपर ग्लैंड्स, तो इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशंस को हमने सेमिनल प्लाज्मा कहा था। तो जब सेमिनल प्लाज्मा के साथ हमारा स्पर्म्स मिल जाता है, दैट इज नोन एज सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा और प्लस हमारा स्पर्म्स, दैट इज नोन एज व्हाट? सीमन। ठीक है, ओके। और बाकी ये तो हमने पढ़ा ही था कि लेडिक सेल्स टेस्टिकुलर हार्मोन्स है, एंड्रोजन रिलीज करता है। ओके ओके, अब उसके बाद प्रोसेस आती है oogenesis की। मतलब अभी हमने मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, वैसे ही फीमेल में हम oogenesis पढ़ते हैं। oogenesis, अब देखो क्या होता है। सबसे पहले oogonia प्रेजेंट होता है जो कि बोलेगा कि गो, भाई मैं तो चला ही जाऊंगा, गो हो जाऊंगा, गो। ठीक है, oogenesis ये प्रोसेस का नाम है।
ऊगोनिया प्रेजेंट है। ऊगोनिया पहले माइटोटिकली डिवीजन करेगा एंड इट विल गेट रेस्ट, इट विल गेट टेम्परेरीली रेस्ट एट प्रोफेज 1। ठीक है, क्योंकि ये बर्थ के टाइम पे मतलब इसका बर्थ हुआ और इसने शुरू कर दिया भाई डिवीजन पे डिवीजन, डिवीजन पे डिवीजन, डिवीजन पे डिवीजन किया इसने। ठीक है, किया, उसके बाद ये अरेस्ट हो गई एट प्रोफेज 1। क्यों हुई अरेस्ट भाई, क्यों हुई? क्योंकि जो बच्ची थी हमारी उसका बर्थ हो जाता है। अब बर्थ हो जाता है तो फिर अरेस्ट तो होना ही पड़ेगा ना, इसलिए बर्थ हो जाता है फिर रुक जाता है। फिर प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, हमारा प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte पे कपड़े पहना देती हूँ। अब भाई लड़की है, उसे थोड़ी ना घूम सकती है, ऐसे ही नहीं घूम सकती ना, उसे अच्छे से लेयर्स अच्छे से कवर्ड करना पड़ेगा। तो प्राइमरी oocyte को मैंने कवर किया विद द हेल्प ऑफ ग्रैन्युलोसा के कपड़े, ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ऊगोनिया से मेरे प्राइमरी oocyte बने जिन्हें मैंने कपड़े पहनाए ग्रैन्युलोसा सेल्स के। ठीक है, ग्रैन्युलोसा के कपड़े पहना दिए। अब मैं बार बार ये थोड़ी ना बोलती फिरूंगी प्राइमरी oocyte पे ग्रैन्युलोसा के कपड़े, नहीं ना। तो इसलिए इसका नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये क्या होगा, अंदर तो प्राइमरी oocyte ही रहेगा, बट अब मैं इसकी और लेयर बनवा दूंगी। ये ग्रैन्युलोसा के कपड़े थे, अब इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, एक और कपड़े की लेयर आ जाएगी, दैट इज थीका लेयर। ठीक है, और साथ में एक वेस्ट बन जाएगा, वेस्ट। ठीक है, पोलर बॉडी 1 एक वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब प्राइमरी oocyte पे ग्रैन्युलोसा प्लस थीका के कपड़े, ऐसे बोलूंगी क्या? नहीं, इसको अब बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल। और अब सेकेंडरी के बाद तो मुझे टर्शरी ही आता है। ठीक है, ओके। प्राइमरी oocyte हो गया जिसपे हमारे ग्रैन्युलोसा के कपड़े थे, अब थीका के कपड़े आ गए हैं, और साथ में हमारी पोलर बॉडी 1 बन गई है, जो कि एक वेस्ट ही है क्योंकि बाद में जाके तो ये हट ही जानी है, ये भी n है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी मियोसिस जो वो यहाँ पर अरेस्ट हुई थी ना, ठीक है, वो जाकर यहाँ पर खत्म हो जाती है। और क्या बनता है हमारा अंदर सेकेंडरी, फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस में फर्स्ट टाइम हमारा सेकेंडरी oocyte आया है। यहाँ पर भी प्राइमरी था, यहाँ पर भी प्राइमरी था। ठीक है, यहाँ प्राइमरी oocyte पे ग्रैन्युलोसा के कपड़े थे जिसे मैंने प्राइमरी फॉलिकल कहा। यहाँ प्राइमरी oocyte पे ग्रैन्युलोसा के कपड़े तो है ही है, साथ में थीका की लेयर भी है जिसे मैंने सेकेंडरी फॉलिकल कहा, जिसके साथ पोलर बॉडी 1 मतलब एक वेस्ट भी बना। उसके बाद आता है फर्स्ट टाइम सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, ग्रैन्युलोसा के कपड़े भी हैं। अब थीका की लेयर जो प्रेजेंट थी वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ठीक है, थीका इंटरना, ठीक है, और थीका एक्सटर्ना, एंड यहाँ पर एक फ्लूइड टाइप की कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज एंट्रम। ठीक है, एंट्रम प्रेजेंट होता है यहाँ, और इसको तो मैंने टर्शरी फॉलिकल पहले ही कह दिया। ओके जी, ओके ओके, ठीक है। इसके साथ भी हमारी एक पोलर बॉडी बनती है, पोलर बॉडी 2। ठीक है, पोलर बॉडी 2 बनती है हमारी सेकेंडरी oocyte के साथ। ओके जी। अब टर्शरी के बाद मैं क्वाटरनरी फॉलिकल तो यूज नहीं करने वाली ना, इसलिए मैं मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल यूज करने वाली हूँ। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये oocyte सेकेंडरी oocyte अब इस पे लेयर बना लेगा, ये लेयर बना लेगा क्योंकि मैच्योर हो चुका है। लेयर बनाएगा, बहुत तगड़ी लेयर बनाएगा। किस चीज की लेयर बनाएगा, जोना
पेल्यूसिडा की लेयर बना लेगा अपने ऊपर। ठीक है, साथ में हमारी पोलर बॉडी 2 तो है ही। ठीक है, अब अगर हमारा स्पर्म आया, यहाँ पे तो ओवम तो बनेगा ही। ठीक है, ओवम बन गया और ये पोलर बॉडी 2 बन गई। ठीक है, ये ओवम बन गया तो सेकेंडरी oocyte से ओवम बन गया, मतलब मेरी ओव्यूलेशन हो गई। ठीक है, ओव्यूलेशन मेरी हो गई। अब ओव्यूलेशन के बाद अगर उस टाइम, मतलब ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले या ओव्यूलेशन के टाइम पे या ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद, क्योंकि जो हमारा ओवम है वो जिंदा रहता है ना, ओवम जिंदा रहता है ना 1-2 दिन तक, इसीलिए। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर मेरा स्पर्म आ जाता है, तो स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, स्पर्म और ओवम के बीच में मेरी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा अगर स्पर्म नहीं आया? भाई मैं तो लुट गया कॉर्पस लूटियम। ठीक है, और जो आगे जाके कॉर्पस एल्बिगेंस। ठीक है, एल्बिगेंस। ओके जी। जिसकी वजह से फिर ठीक है, ऊगोनिया, मतलब ऊगोनिया से ओवम बनने की प्रोसेस को ऊजेनेसिस कहते हैं। अब देखो एक बार डिवाइस करवा देती हूँ। ऊगोनिया, गो जा यहाँ से, जा, मुझे नहीं चाहिए तू, गो हो गया वो। ठीक है, फिर अरेस्ट हो गई प्रोफेज 1 पे। क्यों? क्योंकि जो हमारी लड़की थी उसका बर्थ हो गया। फिर अब प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte पे मैंने कपड़े पहनाए हैं ग्रेन्युलोसा के कपड़े, प्राइमरी oocyte पे ग्रेन्युलोसा के कपड़े। अब ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा के कपड़े तो थे ही थे, अब थीका के कपड़े भी आ गए। ठीक है, दोनों की लेयर आ गई तो सेकेंडरी फॉलिकल और पोलर बॉडी 1 बनती है, मतलब हमारा वेस्ट बन जाता है। उसके बाद टर्शरी फॉलिकल, जिसमें मेरा फर्स्ट टाइम टर्शरी फॉलिकल में मेरा सेकेंडरी oocyte आता है, जिसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और एंट्रम। ठीक है, ओके। पोलर बॉडी 2 ही रहती है, वेस्ट। उसके बाद मेच्योर फॉलिकल होता है जिसमें मेच्योर फॉलिकल होता है जिसमें सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ जाती है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। ओके, उसके बाद ओव्यूलेशन होगी, मेरा ओवम बन गया। अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर स्पर्म नहीं आएगा तो कॉर्पस लूटियम आएगा एंड हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ऊजेनेसिस है, ऊगोनिया प्रेजेंट होता है। और हाँ, अगर जब लड़की का बर्थ हो जाता है उसके बाद और ऊगोनिया हमें ऐड नहीं होते हैं। मतलब कि ये जो ऊगोनिया है ना, ये पहले तो मिलियंस, जब मैं मदर में थी तब मिलियंस में प्रेजेंट थे। मिलियंस में जब मेरा बर्थ हुआ तो ये मिलियंस में प्रेजेंट थे, बट जैसे ही मैं प्यूबर्टी तक आई तो 60,000 to 80,000 ये रह जाते हैं इन ईच ओवरी। मतलब एक ओवरी में 60,000 to 80,000, दूसरी ओवरी में 60,000 to 80,000। ओके, तो यही सारा कुछ लिखा हुआ है कि और ऊगोनिया ऐड नहीं होते हैं एंड टेम्परेरी अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 पे। प्राइमरी oocyte जिस पे ग्रेन्युलोसा के कपड़े बनाए, प्राइमरी फॉलिकल और लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ 60,000 to 80,000 ईच ओवरी में रह जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एंट्रम। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte के साथ पोलर बॉडी भी बनती है। वही सारी चीजें लिखी है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, जिसमें कि जोना पेल्यूसिडा की लेयर आ जाती है। एंड अगर हमारा स्पर्म नहीं आता तो वो रप्चर हो जाता है, दैट इज कॉर्पस लूटियम। ओके जी, कॉर्पस लूटियम हो गया। भाई मैं लुट गया। ओके, उसके बाद ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में वैसे ग्रेन्युलोसा, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंट्रम, वो सारी चीजें प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमारी सिर्फ थ्योरी में है, डायग्राम में नहीं है। ओके, उसके बाद हमारी आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है? हाँ, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ये, जो कि सिर्फ
फीमेल प्रीमेट्स में होती है, दैट इज monkeys, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में ही ये होती है क्या, हमारी मेंस्ट्रुएशन। अब जब हमारी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है ना, उसे मेनार्क कहते हैं। जब हमारी मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है उसे मेनोपॉज कहते हैं। ओके, और जनरली ये 28 to 29 डेज का साइकिल होता है। कितने डेज का, 28 to 29 डेज का, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, ठीक है। और ये साइकिल हमारी एवरी मंथ चलती रहती है, और ओवम का रिलीज होता है, एंड मतलब ओवम ओव्यूलेशन होती है एंड स्पर्म नहीं आया तब हमारे पीरियड्स होते हैं। अगर ओव्यूलेशन हो रही है एंड स्पर्म आ गया, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो गई, तो हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, ओके जी। ये देखो डायग्राम गिवन है, इससे अच्छे से समझ आएगा। ये डेवलपिंग फॉलिकल है, ये डेवलप हो रहा है, प्राइमरी oocyte और फिर सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये सारी चीजें, प्राइमरी फॉलिकल आएगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर मेच्योर फॉलिकल आएगा, एंड देन ओव्यूलेशन हमारी हो जाएगी। स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो गई, और अगर स्पर्म नहीं आया तो कॉर्पस लूटियम बनेगा, जो कि रप्चर होता रहेगा। अगर मान लो स्पर्म आया तो कॉर्पस लूटियम हमारा वैसे ही रहता है, जो कि सपोर्ट करता है हमारी प्रेगनेंसी को। और अगर नहीं आया तो कॉर्पस लूटियम रप्चर होएगा, एंड देन हमारे पीरियड्स हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये बात इम्पोर्टेंट है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे LH सर्च करता है। ठीक है, और कॉर्पस लूटियम के टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन सर्च करता है। ओके जी। और अगर क्या बोलते हैं, हमारा स्पर्म नहीं आया होगा तो एंडोमेट्रियम झड़ जाती है और फिर बन जाती है, कब, फॉलिकल के टाइम पे। ठीक है, एंडोमेट्रियम जनरेट हो जाती है दोबारा से फॉलिकुलर फेज में। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में मेरी एंडोमेट्रियम दोबारा से बन जाती है। फिर वो वेट करती है कि भाई स्पर्म आया, अगर आया तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम मेरा रहेगा, सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को। ठीक है, और अगर नहीं आया मेरा स्पर्म तो क्या होगा, तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस हो जाएगा, एंड देन पीरियड्स हो जाएंगे। सिंपल। ओके जी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक मिनट, कि फर्टिलाइजेशन होगी तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा, एंड इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन एंड सपोर्ट अर्ली प्रेगनेंसी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, हमारा प्रोजेस्टेरॉन और क्या कहते हैं इसको, हाँ, जितने भी हमारे वो हैं हार्मोन्स, वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब गोनाडोट्रोपिन LH FSH होते हैं, जो कि फॉलिकुलर फेज में हमारे ग्रेजुअली बन जाते हैं दोबारा से। ठीक है, 14th डे में पीक करता है, मतलब 14th डे मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पे हमारा LH सर्च करता है, ओव्यूलेशन होती है ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, कॉर्पस लूटियम कब बनेगा, जब हमारा स्पर्म नहीं आएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, and if fertilization did not occur, corpus luteum will further develop into corpus albicans that I told you। ठीक है, फिर प्रेगनेंसी के इवेंट्स को मतलब अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमारी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। सिंपल। ओके, और अराउंड 50 years ऑफ एज हमारी मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है, दैट इज मेनोपॉज। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि एंडोमेट्रियम के झड़ने से ही हमारी मेंस्ट्रुएशन होती है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, कहाँ वेट करता है ओवम फॉर स्पर्म, कहाँ वेट करता है, वाइडर पार्ट में, एम्प्यूला में हमारा ओवम वेट करता है स्पर्म के लिए। उसके बाद इंसेमिनेशन, मतलब जो सीमन है वो कोइटस के दौरान विजाइना के अंदर जाएगा। ठीक है, और जो मोटाइल स्पर्म है वो उसमें रैपिडली जो सर्विक्स से होते यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से एम्प्यूला में जाएगा, क्योंकि हमारा ओवम एम्प्यूला में ही है इसलिए। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्प्यूला में होती है।
और प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। स्पर्म के बाहर कौन सी लेयर रहती है? ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर रहती है, जो कि एक्रोजोम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में पढ़ा था, कैप लाइक स्ट्रक्चर। एक्रोजोम ज़ोना पेल्यूसिडा को तोड़वाता है, उसके अंदर चला जाता है, एंड फिर ओवम अपने ऊपर ज़ोना पेल्यूसिडा की और ज़्यादा लेयर्स बना लेता है ताकि कोई एडिशनल स्पर्म ना आ सके। वो ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स, और ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनती है हमारी। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड 2n, क्योंकि फादर 2n मदर 2n। अब गैमीट्स बनवा लिए n दोनों को मिला के 2n, जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट एम्ब्रियो, ठीक है। अब जो भी बेबी या जाइगोट होता है हमारा, ठीक है, उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? उसका सेक्स फादर डिटरमाइन करता है, क्योंकि जो मेल है वो XY है, फीमेल XX है, तो हमेशा फीमेल से तो X ही आएगा, ठीक है। मेल से अगर X आया, XX फीमेल बन जाएगी, ठीक है। और अगर मेल से Y आया तो YX मेल बन जाएगा। तो सेक्स ऑफ दी जाइगोट या एम्ब्रियो कौन डिसाइड करता है? मेल डिसाइड करता है, फीमेल नहीं डिसाइड करती है सेक्स ऑफ द बेबी, ओके। और कितने कितने चांसेस है कि X क्रोमोसोम आएगा या Y क्रोमोसोम आएगा? 50-50% चांसेस हैं कि XX होगा या XY होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। यूट्रस के टाइम पे जब हमारा जाइगोट बन जाता है, कहाँ? एम्प्यूला में। एम्प्यूला से जब जाइगोट इस्थमस के थ्रू होकर यूट्रस में जाता है, इस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमारे 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मुन्ना, भाई जी, मोरूला, ब्लास्टुला एंड ग्रेस्ट्रुला। अब मोरूला में 8 to 16 होते हैं, ठीक है। 8 to 16 होकर जब ये ब्लास्टुला में जाता है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट ही जाएगा यूट्रस में और इम्प्लांटेशन मेरी करा देगा, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को हम ब्लास्टोमियर्स जो हमने पढ़े 2, 4, 8, 16, ठीक है। मोरूला जिसमें 8 to 16 है, फिर वो ब्लास्टुला की तरफ जाता है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट ही है जो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, मतलब इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोमियर्स है, एम्ब्रियो 8 to 16 को मोरूला बोलेंगे, ठीक है। और मोरूला डिवाइड करता है ब्लास्टोसिस्ट में, जो कि यूट्रस में चला जाता है। एंड अब जो हमारे ब्लास्टोसिस्ट है, जो ये मेरा ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी आउटर है दैट इज ट्रोपोब्लास्ट, अंदर का इनर सेल मास, ठीक है। अब अंदर का काम है कि वो एम्ब्रियो बनाए, बच्चा बनाए, बेबी बनाए, फीटस। और बाहर का क्या काम है कि वो मदर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। अब ट्रोपोप्लास्ट की जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो बनने के लिए, एंड आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं एंड वो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में एम्बेड हो जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है, तो इम्प्लांटेशन हो जाती है एंड लेड्स टू प्रेगनेंसी। उसके बाद है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें अब इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होती हैं ट्रोपोब्लास्ट पे, ये मेरा ट्रोपोब्लास्ट था, बाहर वाला, अंदर वाला इनर सेल मास था,
तो अब इस पे ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं, दैट इज क्रॉनिक विलाई। ठीक है, क्रॉनिक विलाई। क्रॉनिक विलाई सराउंड करती है यूटेराइन टिश्यू एंड मेटर्नल ब्लड को। यूटेराइन विलाई मतलब जो बच्चे का हाथ है, और मदर भी फिर अपना हाथ बढ़ाती है, तो दोनों जुड़ गए, दैट इज प्लासेंटा। ठीक है, बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया, क्रॉनिक विलाई, और मदर ने अपना हाथ बढ़ाया, दैट इज प्लासेंटा। प्लासेंटा की वजह से जो एम्ब्रियो है वो जुड़ जाता है यूट्रस में। ठीक है, और जो एम्ब्रियो है वो प्लासेंटा से जुड़ा है थ्रू अ कॉर्ड, दैट इज अम्बिलाइकल कॉर्ड। यहाँ पे देखो, ये है हमारा ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट बाहर का, अंदर वाला इनर सेल मास। ठीक है, और फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होती हैं ट्रोपोब्लास्ट पे, दैट इज क्रॉनिक विलाई। क्रॉनिक विलाई, और मदर अपना हाथ बढ़ाती है, दैट इज प्लासेंटा। अब प्लासेंटा एम्ब्रियो से एक कॉर्ड के थ्रू जुड़ा है, अम्बिलाइकल कॉर्ड। अब प्लासेंटा का क्या काम है कि वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स देगा एम्ब्रियो को, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, जो वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो निकाल रहा है उसे अपने मदर के उसमें भेजेगा। ठीक है, तो ये सारा काम प्लासेंटा का होता है। ओके, प्लासेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है एंड सेवरल हार्मोन्स रिलीज करता है, HCG, HPL एंड रिलैक्सन। ये 3 ऐसे हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी अगर होगी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीट होते हैं। HCG, HPL, रिलैक्सन आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जितने सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं इन दी मैटरनल ब्लड और मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को। उसके बाद 3 लेयर बन जाती है हमारी। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, उसके बाद सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनती है हमारी मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म बन जाती है हमारी। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो हमारा इनर सेल मास है ना, वो उसके पास बहुत सारे सर्टन सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनके पास मतलब पोटेंशियल है कि वो सारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हमारे बेबी, हमारे फीटस के बनवा देगा। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक चलती है, वी नो दैट। ह्यूमन बींग्स में आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट डेवलप होना लग जाता है। मतलब कि जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, ठीक है, 9 महीने में पहले महीने में एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, दूसरे महीने में उसके लिम्स, डिजिट्स, हाथ पैर बन जाते हैं, तीसरे मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो सब बन जाता है। 4th मंथ में वो डेवलप ही कर रहा है। 5th मंथ में हेयर्स एंड मूवमेंट, मतलब 5th मंथ में हमारे एम्ब्रियो की फर्स्ट मूवमेंट देखी जाती है, हमारे फीटस की फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ में देखी जाती है। 6th मंथ में हमारे हेयर्स, मतलब आईलिड्स, आईलैशेस, ये सब सेपरेट हो गए हैं। 7th, 8th, 9th मंथ में एम्ब्रियो हमारा डेवलप ही हो रहा है एंड देन वो रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। अब देखो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इन तीन महीने के पीरियड को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। अगले 3 महीने के पीरियड को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। अगले 3 महीने के पीरियड को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 24 वीक्स, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 36 वीक्स। ठीक है, और ये 9 महीने का जो प्रोसेस होता है इसको हम जेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, जो ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ्स होता है, अबाउट 9 मंथ्स, विच इज नोन एज जेस्टेशन। ठीक है, अब क्या होगा? अब जेस्टेशन हो गया, बेबी डेवलप हो गया है, अब ये है एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो डेवलप हो गया है तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मैसेज भेजेगा फीटस अपनी मम्मी को, मम्मी मैं बन गया, हो गया मैं फुली डेवलप। ठीक है, फिर मदर का बोलेगा कि कुछ हुआ, कॉन्ट्रैक्शंस हुई, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन आएगा, देखेगा, फिर
ऐसे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्गर ऐसे ऐसे एक्सपल्शंस होती रहेंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होती रहेंगी, जिसकी वजह से एक्सपल्शन हो जाती है बेबी की थ्रू दी यूट्रस, ठीक है, आउट ऑफ द यूट्रस एक्सपल्शन हो जाती है बेबी की आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल, दैट इज पार्चुरेशन, ठीक है। और एक्सपल्शन कौन करता है बेबी की? मायोमेट्रियम करता है, ओके, वी नो दैट, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जो कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करता है। ये भाई हमारा फीटस फुली डेवलप हो गया है, प्लासेंटा इंड्यूस करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस और रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है मैटरनल पिट्यूटरी में, ठीक है। अब बेबी आ गया है बाहर, तो इन्फेंट डिलीवर हो जाता है, तो उसकी प्लासेंटा को एक्सपेल आउट कर देते हैं ऑफ द यूट्रस। अब बेबी बन गया है तो मिल्क भी बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लैक्टेशन की प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी के एंड में। तो लैक्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो इनिशियल फ्यू डेज का जो लैक्टेशन मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, जिसमें सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं जो कि डेवलप मतलब इसेंशियल होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। और ये क्या बोला जाता है कि एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 months ब्रेस्ट फीडिंग पे न्यूबॉर्न बेबी को रखना चाहिए। Okay, so this was all from my side for this chapter. I hope you like this video. Do like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye, take care, Jai Hind.